हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आंसू A2 एकेडमी में। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी बुक की चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 विषय गणित की अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो इस अध्याय 1 से वास्तविक संख्याएं से बनने वाले महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू प्रश्नों का आज की क्लास में हम लोग विश्लेषण करेंगे। मैं वास्तविक संख्या चैप्टर से जो भी बनने वाला एमसीक्यू प्रश्न था उसको मैंने इस पीडीएफ में शामिल किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं बच्चे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके या p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इन ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी हैं इन्हें देखेंगे कि कौन संख्या p बटा q के रूप में होगा, और जितने भी संख्याएं जो पूर्ण संख्या नहीं है, रूट में रहता है, वो p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते। जैसे कि √2 ये p बटा q के रूप में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे p है, q इसका नहीं है, इसलिए यह परिमेय होता है। और इसका एक और परिभाषा है कि जिसका दशमलव प्रसाद अशांत अनावृत्ति होता है। तो √2 का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति भी होता है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, √2 बटा √2 यानी 2√2 बटा √2। तो ये √2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। और जानते हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे 1 छिपा हुआ होता है, इसलिए p बटा q के रूप में है। इसलिए ये ऑप्शन ये वाला जो संख्या है 2√2 बटा √2 ये परिमेय संख्या है। इसलिए एक का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा 2√2 बाय √2। अगला प्रश्न है दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो दो लगातार सम संख्या जैसे कि 2 4 लगातार संख्या है, तो 2 4 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 दूनी 4 कट गया। एचसीएफ तो इसी को कहते हैं। अगर हम शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ 2 आया। किसी भी सम संख्या लगातार सम संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका जो कॉमन होगा यानी एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 ही होगा। इसलिए दो लगातार सम संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकालेंगे वो 2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो मैं बताया था कि अगर कोई संख्या यानी कोई भिन्न का तो ही दशमलव प्रसार होता है, p बटा q के रूप में हो और q बराबर यदि 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। q हमेशा 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे। लेकिन ये p और q क्या होना चाहिए, p और q सभाज्य संख्या होना चाहिए। सभाज्य संख्या मतलब होता है को प्राइम नंबर, यानी p और q का जो एचसीएफ होगा 1 होना चाहिए। तो क्या 6/15 जो है 6/15 इसका एचसीएफ 1 होगा, नहीं। तो इसको पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी कि लघुत्तम रूप में बदलेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी कि 2/5। अब ये q जो है इसका क्या है, 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर n के रूप में है, इसीलिए इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये शांत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका एक ही है जी कि एक यहाँ जो देते हैं भाग वो अभाज्य संख्या से देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होता है, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो 2 से जाएगा क्योंकि इसकी इकाई स्थान क्या है, सम संख्या है, 0 है, तो 2 से विभाजित होगा। तो 2 7 14 यानी कि 70 होगा। अगला बार देंगे तो 2 से 35 और फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई स्थान पे क्या है 5। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 4 से देना ही नहीं है क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, हमेशा अभाज्य संख्या से देना है। तो 5 7 35 और 7 से देंगे तो 1, यानी कि 140 को हम लिख सकते हैं
2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना, यानी कि 2 गुने 5 गुने 7, तो ये 2 गुने 5 गुने 7 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF, ए बी का HCF इंटू एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम बराबर होगा किसके बराबर, तो एक एलसीएम और HCF तथा उन संख्याओं के बीच एक संबंध होता है, वो संबंध ये है कि दो संख्या यानी कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्या होता है, HCF और LCM तथा उन दोनों संख्याओं के बीच का एक संबंध है। ये संबंध अगर याद रहे तो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। अब AB का HCF और LCM का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि HCF इंटू LCM बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या क्या है A और B, तो A गुने B हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का क्या होगा गुणनफल पूछ रहा है, तो A गुने B। अब A गुने B ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी A गुने B। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 45 और 160 का HCF है, तो 45 और 160 का HCF हम यदि भाग विधि से बनाते हैं तो पता है कि जो छोटा होता है, जो छोटी संख्या होता है उसको भाजक बनाते हैं और जो बड़ी संख्या उसको भाज्य बनाते हैं। अब कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। कितना बार में, 3 बार में, तो कितना होगा, 5 तिया 15, छत में 1 और चौथिया 12, 1 13। अब घटाएंगे तो पैंचा लेंगे 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 और 5 में 3 जाएगा तो 2, 25 आया। और उसके बाद जो शेषफल होता है उसको भाजक बना देते हैं और जो भाजक होता है उसको भाज्य बना देते हैं। यही तो नियम है HCF निकालने का। अब 25 कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 25। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ 0 और 2 में जाएगा तो 2, 4 में 2 जाएगा 2, यानी फिर ये शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक, और ये 25 क्या बन जाएगा, भाज्य। अब 1 बार में जाएगा 20 एकम 20, यहाँ 5 होगा और ये कट जाएगा घटेगा तो, ठीक है। अब 5 से 20 में भागा लगाएंगे तो 5 का 20, ये कट गया। और जब शेषफल 0 हो जाए, जिस समय शेषफल 0 हो जाए और जो भाजक होता है ना, यहाँ भाजक कितना है 5, तो ये भाजक ही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये भाजक ही HCF, यानी कि 45 और 160 का जो HCF होगा वो 5 होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो A होगा 5। इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका है, पहले भाग विधि से बना लेंगे और इसको लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में। तो A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखने का तरीका है, ये क्या है 160 यहाँ हो जाएगा और B क्या है मेरा 45, कितना बार में गया है 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। शेषफल कितना है, तो शेषफल आया है 25, तो 25 लिख देंगे। अब ये 45 को फिर क्या बना देंगे A, ये 45 A बन जाएगा, उसके बाद बराबर ये क्या हो जाएगा कितना 25, तो यहाँ हो जाएगा 25, कितना बार में गया है 25, 1 बार में, 1 प्लस कितना शेषफल बचा है तो 20। अब ये 25 फिर यहाँ आ जाएगा बराबर ये 20, शेषफल जो वो जो भाजक बन जाता है ना, तो यहाँ पे B बन जाएगा 20 और गुना कितना बार में जाएगा गया है तो 1 बार में, तो फिर 1 लिखेंगे प्लस कितना शेषफल बचा है तो 5 बचा है शेषफल। अब फिर ये 20 क्या बन जाएगा, A बन जाएगा 20 बराबर 5 गुने कितना बार में गया है तो 4 बार में गया है प्लस 0। देखो यहाँ पे अगर शेषफल 0 हो गया तो जो यहाँ से भाजक बनता है यानी B का मान जो होता है वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 हुआ था। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, जो कि कक्षा 10 में पढ़नी है हम लोग को, उस मेथड से भी HCF इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अभी जस्ट मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए लिखा था कि A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है, BQ प्लस R, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं ये A हो गया और ये B हो जाता है और ये Q मानते हैं जो कोसेंट आता है और नीचे रिमाइंडर R होता है शेषफल, यानी कि A बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना है।
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया है और 96 तथा 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमको एचसीएफ दिया है और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो अभी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है 96 गुने 404 बटा, क्योंकि एचसीएफ जाएगा नीचे, एचसीएफ कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा बटा में। तो एचसीएफ कितना है 4, तो 4 नीचे से भगा देंगे। तो यही जो सॉल्व करके जो आएगा, जो संख्या आएगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 0 और 4 एकम 4, यानी कि 101 गुने 96। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुने 101। अब 96 को गुना करेंगे तो 96 होगा और फिर 96 एकम 96, यानी 96 और 96 जो है ऑप्शन डी में है, यानी कि 9696 है ऑप्शन डी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9696। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। यानी किस रूप का विषम जो पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, ये और जो आगे डॉट डॉट है, आगे जो संख्याएं होंगी विषम संख्या, ये किस रूप में नहीं होता है, नहीं पूछा है, होता है नहीं पूछा है। तो देखिए 6q तो होगा ही, प्लस उसके साथ जो होगा वो विषम संख्या होना चाहिए जोड़ में। तो यहाँ पे देखिए एक भी, ये भी होगा, 3 है ये भी होगा, 5 ये भी होगा, लेकिन सम संख्या वाला यानी 2 ये जोड़ में नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी भी संख्या को गुना करके अगर 2 जोड़ देंगे तो सम संख्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा वो। तो विषम धनात्मक पूर्णांक होने के लिए उसे 6q + 2 के रूप में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6q + 2 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो वह संख्या निम्न में से क्या है। 4q + 1 का रूप का है, ठीक है। तो 4q + 1 का रूप में अगर q का मान कुछ भी बैठा दें हम, मान लें 3, तो 4 × 12 1 13 हो जाता है, 5 तो 5 का 20 और 1 21, यानी कि हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विषम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यदि एचसीएफ ए और 8 का, मतलब 2 संख्या दिया हुआ है a और 8, ये दोनों का जो है एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या है जी, एचसीएफ है 4 है और एलसीएम भी क्या है, एलसीएम 24 है और संख्या a × 8 है। तो अभी जस्ट इसके पहले 2 बार फॉर्मूला मैंने लिखा, एलसीएम और एचसीएफ तथा संख्याओं के बीच संबंध, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास संख्या क्या है, a × 8 बराबर एचसीएफ × एलसीएम, तो 4 × 24। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 24 बटा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 3 = 24, यानी कि a = क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 ऑप्शन सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। 2 से अधिक संख्याओं का, जैसे कि 13 और 17, ये इसका मासा क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और 13, 19, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी भी अभाज्य संख्याओं का, चाहे वो 2 हो या 3, अगर यहाँ 19 भी डाल देना इसके अंदर, यहाँ 23 भी डाल देना, तो भी इसका जो एचसीएफ होगा इन चारों संख्याओं का, चारों अभाज्य संख्याओं का, वो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें सारवा जो गुणनखंड हैं वो एक ही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, यदि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या चाहे परिमेय संख्या। तो यहाँ परिमेय संख्या पूछा है हमको, तो 2 संख्याओं के बीच अनंत
परिमेय संख्या होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल तो जानते हैं, डायरेक्ट हम बताए थे संबंध कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 25 है गुने 50, अगर गुना करेंगे तो 5 हैं 25 यानी कि 125, तो 125 पर 0 हो जाएगा यानी 1250, तो 1250 ऑप्शन बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1250। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सिद्धांत है वो किसको फाइंड करता है, किसको निज्ञात किया जाता है, तो उससे हम मस एचसीएफ ज्ञात करती हैं। अभी मैंने निकाल के भी दिखाया था पहले वाला क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। सिर्फ पूछ रहा है क्या हो सकती है, तो हम एक √2 ले लिए अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या 2, ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2√2, और ये परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है ये, तो दो जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय बिल्कुल हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा हाँ होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी कि उनकी जो समय है गति करने का, वो चक्कर लगाने का एक वृत्ताकार पथ पे अलग अलग समय है और वो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि वो कब कितना समय बाद एक जगह पे तीनों मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न जब भी बोले, जब भी पूछे, तो जितना समय लगता है उन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे। तो 3 और 4, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगता है अलग अलग। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या कितना जाएगा, 2 से जाएगा, 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं का वो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 घंटा, 24 घंटे, तो 24 घंटे बाद पुनः वो एक ही स्थान पे मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ये जो संख्या दी है और आगे डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि ये संख्या क्या होगा, और अलग अलग संख्या आएगी, रिपीटेशन नहीं है, इसलिए यह संख्या किस प्रकार का है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, साथ में वैसे भिन्न या वैसे भिन्न जिसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावृत्ति होता है। अनावृत्ति मतलब अलग अलग, देखिए यहाँ अलग अलग आ रहा है संख्या, है ना, इसलिए ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, पाई क्या है। तो आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का भी मान अगर हम 3.14 जो जान रहे हैं वो एक मानक संख्या है। इसका दशमलव प्रसार आगे बढ़ाएंगे तो अलग अलग संख्या आते जाता है, इसलिए पाई क्या है, अशांत अनावृत्ति संख्या है एक, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमको छांटना है जी जो कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए ए में अगर इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा, यानी P/Q का आ जाएगा, तो ये परिमेय तो है। 81 का मान निकालेंगे तो 9 होगा, ये भी परिमेय संख्या है, और इस ये भी निकालेंगे तो 7/3 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या। एक ऑप्शन सी में जो √5 है वो ही क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी √5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1400 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम पहले, तो 1400 लिख दिए और इसको हम 2 से भागा लाएंगे, 2 से जाएगा तो 2 7 दूनी 14, 2 0, फिर 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब 2 से नहीं जाएगा, ये अब 5 से जाएगा आगे, तो हमको आगे भागा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पूछा है 2 की घात,
तो 2 का पावर कितना आया 3, यानी अधिकतम घात 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है जी, गुणनखंड यानी कि फैक्टर सिर्फ एक और स्वयं वही संख्या हो, स्वयं वही संख्या हो, जैसे कि 13 का गुणनखंड 1 और 13, ये अभाज्य संख्या। 17 ये भी 1 और 17, 23 1 और 23, ये सारी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, 1 और स्वयं वही संख्या होगा। इसलिए यानी कि गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या होगा, इसलिए ये क्या कराएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, रूढ़ संख्याएं कहलाएंगे। इसलिए इस दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ए जो दिख रहा है 23, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 11.2356 है, कौन सी संख्या है। तो देखिए उसके ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, यानी कि रिपीटेशन है, यानी ये संख्या अशांत आवृत्ति है। और अशांत आवृत्ति संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और अशांत आवृत्ति संख्याएं क्या होती है, एक परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य कौन है, भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो हम जानते हैं एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2, तो 2 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। इसमें एक और बात है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है, इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, सम रहते हुए भी अभाज्य, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसका गुणनफल पूछा है ना, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 4 गुने 2 यानी 4 दूनी 8। तो 8 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और आज की क्लास की अंतिम प्रश्न है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या में यदि हम 2 से गुना करें और उसमें कुछ ना जोड़ें तो सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या भी 13 गुने अगर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा 26, ये सम संख्या होगा, यानी कि इस रूप का होगा ना तो सम संख्या का रूप ही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2m। तो आज की क्लास में हम लोग ने देखा 25 MCQ प्रश्न। अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर 10th का दूसरा चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, उसमें भी हम लोग 25 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और इसी प्रकार से आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम NCERT बुक जितने भी हैं उन सभी बुक का चैप्टर वाइज MCQ प्रश्नों का विश्लेषण करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर ढंग से हो सके। धन्यवाद।